क्वेश्चन दे रहा है कि हाइड्रोजन एटम और लिथियम आयन है, लिथियम प्लस आयन, तो आर बोथ इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एल रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों का एंगुलर मोमेंटम और ई रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी, तो कौन सा चॉइस सही है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनर्जी, दोनों में से कौन सा चॉइस सही है वो निकालना। बत्सल बोल रहा है बी, तो ये कौन सा है? एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता था -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये होता था एनर्जी का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप सोचिए एनर्जी के बारे में। और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम को आप बोलते थे फॉर्मूला जो है एनएच ऑर्बिट का NH/2 पाई होता है, NH/2 पाई होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो बत्सल बोल रहा है बी चॉइस, बाकी लोग ये लिथियम प्लस प्लस होगा, आयन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है। तो लिथियम प्लस प्लस का जो है एटॉमिक नंबर 3 होगा, तो जेड इसके लिए 3 हो जाए, और हाइड्रोजन के लिए जो है Z1 हो जाए। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n=1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n=1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। और n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 3, n=3 एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो, है ना? अब आप अपने से देख सकते हैं, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=3 पुट करना है। अब आप देख लीजिए एनर्जी किसका ज्यादा हो, n तो भाई 3 पुट किए आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, एनर्जी तो डायरेक्ट है भाई जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हो, n तो दोनों के लिए सेम ही रह गया एनर्जी में। तो मैग्नीट्यूड निकालिए हाइड्रोजन वाले का, तो वो लेस देन हो जाएगा लिथियम वाले से, क्योंकि लिथियम के लिए Z3 पुट करना है, 9 टाइम्स हो जाएगा। दोनों के लिए N3 ही पुट करेंगे, यहाँ N का वैल्यू तो फिक्स्ड है एनर्जी में, ये सेम हो गया। और Z इसके लिए कम है हाइड्रोजन के लिए, तो माइनस हटा दिए, मॉडुलस पूछ रहा था, तो किसका कम हो जाएगा? हाइड्रोजन का। तो ये कम वाला 2 जगह दिया हुआ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो एंगुलर मोमेंटम भी निकालना होगा। इसका मतलब ये तय हुआ सेकंड या फोर्थ में से ही कोई होगा, एनर्जी को देखे, एक को देख लिए तो पता चला। अब एंगुलर मोमेंटम यहाँ देख लीजिए, तो हाइड्रोजन के लिए इसमें जेड का चर्चा नहीं है, 3 दिया हुआ है, तो दोनों के लिए तो सेम ही आ जाएगा। ये सिर्फ एल किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे, जेड से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जेड से भी मतलब था, एन से भी मतलब था, एन तो दोनों के लिए सेम ही हुआ, जेड जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, यहाँ पे जिसका एन ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, एन तो दोनों के लिए सेम है, LH = LI हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए हाइड्रोजन हो चाहे लिथियम प्लस हो, एटॉमिक नंबर बढ़ भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम ही हो जाएगा। तो सही आंसर बोला बी वाला, यही चॉइस है इसमें, आंसर 2 हो गया, आंसर 2 हो गया। चलिए, समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन सिंपल था, आसान था, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट बना सकते हैं, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा देखिए, अब एक क्वेश्चन जो है पूछता है कुछ एनर्जी या पोटेंशियल का इक्वेशन दे देगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में फोर्स हम लोग निकालने के लिए जानते हैं, पोटेंशियल डिफाइन जहां होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्डन से पोटेंशियल को रिलेट करते थे हम। तो वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है।
तो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल का इक्वेशन देख करके आपको पूछेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेलोसिटी कैसे डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो सब पूछेगा एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जा रहा है। तो उस तरह का क्वेश्चन देखिए, एक देखिए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m, ऐसा रहेगा स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। A small particle of mass m moves in such a way, इलेक्ट्रोस्टैट याद कर लीजिए इसके लिए, in such a way that the potential energy, ये इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी का दे दिया, U इक्वल टू हाफ m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। स्मॉल पार्टिकल का मास दिया हुआ है, इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है, where ओमेगा equal to constant and r is the distance of the particle from the origin. R is the distance of the particle from origin. Distance of the particle from origin. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है और r डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन। ओमेगा बोल रहा है कोई कांस्टेंट है। अब इसमें कह रहा है कि अगर बोर्स मॉडल की तरह अगर आप इसको ट्रीट कीजिए, उसके एनर्जी की तरह ट्रीट कीजिए, एज्यूमिंग बोर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर्स मॉडल में कहता था इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है कि उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। अगर ये पार्टिकल भी अगर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में घूम रहा है तब पूछ रहा है, एज्यूमिंग बोर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम खास तरह का मॉडल था जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता था एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होते थे इसमें, एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स द रेडियस ऑफ, तो सर्कुलर ऑर्बिट में मानिए वो पार्टिकल को घूमता हुआ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ nth allowed orbit, nth allowed orbit is number A proportional to n to the power 3/2, proportional to n to the power half, proportional to n, proportional रेडियस क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा 1/n। इस तरह का एनर्जी अगर एक्सप्रेशन बने तब क्या चॉइस होगा वो पूछ रहा है, तब क्या चॉइस होगा वो पूछ रहा है। तो एनर्जी से लेके रेडियस तक पहुंचना है आपको, बोर्स मॉडल इसमें लगा दीजिए, है ना, एनर्जी से लेके रेडियस तक फाइनली आपको पहुंचना है। A small particle, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें से, तो गिवन है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स एफ कैसे निकालते हैं, माइनस आर के साथ चेंज कर रहा है, तो माइनस du/dr से निकालते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके पहले फोर्स निकाल लेंगे, तो माइनस d/dr ऑफ u, तो हाफ m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर,
तो corresponding conservative force acting on the particle होगा हाफ एम स्क्वायर बाहर हो गया, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट था बाहर हो गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, तो एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2r, 2 से 2 कट गया, तो माइनस साइन बता रहा है कि फोर्स जो है अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा अगर सर्कुलर मोशन करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से हम लोग को मतलब है एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर। अब एनएच ऑर्बिट को इसके लिए आर का वैल्यू एन का आर एन का लिख देंगे। अब बोर्स थ्योरी इसमें अगर लगाए हम लोग तो बोर्स मॉडल में क्या होता था, सर्कुलर ऑर्बिट होता था, अगर ऑर्बिट का रेडियस हम लोग आर एन बोले और वेलोसिटी यहाँ पे वी एन बोले, मास जो है एम है पार्टिकल का, यही वाला फोर्स जो है सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, उस फोर्स का वैल्यू इतना ले लें। तब इसमें हम लोग जानते थे सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए एम वी एन स्क्वायर बाय आर एन, तो एनएच ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग ये रेडियस हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर एन। फोर्स का वैल्यू यही फोर्स सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है, दिस फोर्स विल प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स। तो एक एम कट जाएगा हमारा और आर एन स्क्वायर हो गया वहां से, तो वी एन स्क्वायर इक्वल टू एम, एम स्क्वायर नहीं, एम स्क्वायर इसमें क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन में एम ही था, एम स्क्वायर तो था नहीं क्वेश्चन में, ये गलती लिखा गया एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर देखिए कट जाना चाहिए, कटेगा, एम एम कट जाए है ना, तो वी एन स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर एन स्क्वायर, तो वी एन इक्वल टू ओमेगा आर एन, ऐसा है, तो वी और ओमेगा में रिश्ता आ गया, आर में रेडियस में, वी और रेडियस में, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये होगा फॉर्मूला। अब वी निकल गया तो बाकी आप निकाल लीजिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट लगा के, एक कंसेप्ट सर्कुलर ऑर्बिट वाला लगा दिए, हाँ तो सर्कुलर 3 वाला आंसर बोल रहा है, 3 नहीं होगा आंसर, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या बोलेंगे इसमें, अब एंगुलर मोमेंटम होगा एम बी एन आर एन इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एन एच ऑर्बिट के कॉरेस्पॉन्डिंग, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सेंटीपिटल फोर्स बन जाएगा, और अगर उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कॉन्टाइज्ड है, ये वी एन यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, रेडियस के बारे में पूछ रहा था, तो वी एन निकाल लेते हैं एन एच बाई 2 पाई एम आर एन, और ये वी एन यहाँ ला के रख देते हैं तो आर एन निकल जाएगा, तो पुट वी एन इन 2 इन 1, ये इक्वेशन 2 1 में डाल देते हैं, ये डाल देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, वी एन का वैल्यू कितना निकाले एन एच बाई 2 पाई एम आर एन, उधर हो गया ओमेगा आर एन, तो आर एन ऊपर चला जाएगा, आर एन स्क्वायर हो गया, ये एन एच बाई 2 पाई एम ओमेगा आ गया, ओमेगा कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एन जो है वेरिएबल था, है ना, एन वेरिएबल था, तो आर एन हो गया आपका प्रोपोर्शनल टू रूट एन, बाकी सब कांस्टेंट, रूट एन का मतलब पावर हाफ हो गया, ये वाला आंसर सही, रेडियस हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन को क्वांटम नंबर बना दिया। तो एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ था, उससे फोर्स निकाले, अब फोर्स मॉडल में लगा दिया, फोर्स सेंटीपिटल फोर्स देगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन से वी एन इतना होना चाहिए, इसका वी इसमें डाल दिए तो आर एन निकल गया, रेडियस इतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, करिए आप, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन जैसा देखिए, इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए प्रोटॉन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए प्रोटॉन, बिटवीन ए प्रोटॉन
electric potential between a proton and an electron is given by proton positive charge है, and an electron is given by V equal to V naught into log R by R naught to the base E, where R naught is a constant. R naught is a constant. R naught कोई constant. Assuming Bohr's model. Assuming Bohr's model. Bohr's model to be applicable. इसमें बोर्स मॉडल एप्लीकेबल इस पोटेंशियल के लिए ऐसा बोल रहा है. Write the variation of Rn with principal quantum number n. Write the variation of Rn, मतलब radius of nth orbit, in terms of n. n मतलब principal quantum number. इसमें भी चॉइस दिया हुआ था, हम नहीं लिख रहे हैं चॉइस, आप निकालिए डायरेक्ट. उसी तरीके से प्रोसीड कीजिए. चॉइस नहीं दिया हुआ है तो उसी तरह से प्रोसीड कीजिए. तो प्रोटॉन सेंटर में मानेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ मानेंगे. तो पोटेंशियल इनटू चार्ज से मल्टीप्लाई करते थे. एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलते थे, आपको याद है. एनर्जी हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस ही हो गया. पोटेंशियल भी दिया हुआ है वी नॉट लॉग आर बाय आर नॉट. तो अब इसमें से फोर्स निकालेंगे हम लोग माइनस डी यू बाई डी आर. तो ये ई वी नॉट लॉग का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. टू द बेस ई दिया हुआ है आर बाय आर नॉट. तो फोर्स निकल जाएगा हमारा ई वी नॉट. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई लॉग का हो जाता है 1 बाय एक्स. फिर अंदर वाले का होगा 1 बाय आर नॉट, साइड हो जाएगा डी आर बाय डी आर 1 हो जाएगा. पहले लॉग का हुआ लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, और फिर आर बाय आर नॉट का हुआ 1 बाय आर नॉट, साइड हो गया, आर का डिफरेंशिएशन 1. अब ये आर नॉट ये वाले से कट जाए. ई वी नॉट बाय आर आ गया फोर्स का वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. This force is used as centripetal force. Centripetal force. तो बोर्स ऑर्बिट के लिए इस फोर्स को यूज करें corresponding to nth ऑर्बिट. nth ऑर्बिट के लिए इस रेडियस का नाम Rn दें, वेलोसिटी Vn दें. m मास का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ. ये फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा. इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बना देते हैं mv स्क्वायर बाय r वाला फॉर्मूला लगा के. तो r से इंडिपेंडेंट हो गया, एक कट गया. तो vn स्क्वायर आ गया आपका ई वी नॉट बाय m, ऐसा आ गया vn स्क्वायर. तो v हो गया रूट ई वी नॉट बाय m, है ना. अब क्या करना है, इसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन लगाना है. बोर्स ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता था. एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट का क्या होता है, nh बाई 2 पाई mvn rn इक्वल टू nh बाई 2 पाई. अब इस vn का वैल्यू यहाँ डाल के rn निकाल लीजिए. rn हो गया nh बाई 2 पाई, और m इंटू ये v तो कांस्टेंट ही आ गया, रूट ई वी नॉट बाय m, ऐसा हो गया. तो Rn प्रोपोर्शनल टू n आ गया आपका. mm कट जाएगा, रूट m ऊपर हो जाएगा. तो फाइनली Rn आपका आ गया nh बाई 2 पाई रूट m ई वी नॉट. ये एक्सप्रेशन आ गया nth ऑर्बिट के रेडियस का.
है कि नहीं, NH/2 रूट MEV0, ये आंसर हो इन टर्म्स ऑफ n। समझ में आ रहा है, यस और नो? पोटेंशियल दिया होता है, उसे पोटेंशियल एनर्जी बना लिए और उसके बाद फोर्स निकाल लिए, और फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करके V और R में इक्वेशन आ जाता है, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन लगा के V का वैल्यू उसमें डाल देते हैं। पिछले साल जो एग्जाम में पूछा था उस क्वेश्चन को दे रहे हैं। 2019 में क्वेश्चन एक पूछा था जेईई में, जरा उस क्वेश्चन को देखिए, आप करके देखिए। A particle of mass m, a particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field. In a circular orbit in a central potential field. In a central potential field. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, बहुत बड़ा नहीं है। उसके लिए दिया हुआ है UR equal to half KR square, where K is constant। ऐसे दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है if Bohr's quantization conditions are applied, if Bohr's क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, बोला था एनर्जी फिक्स्ड होता है जिस ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल को भी इलेक्ट्रॉन की तरह मार करके मान लीजिए कि भाई वो ऐसा ही ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका कि एनर्जी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। इज अप्लाइड, बोर्स क्वांटाइजेशन इज अप्लाइड, रेडियाई ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, रेडियाई ऑफ possible orbitals and energy levels। दोनों चीज पूछ रहा है, एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, रेडियस और एनर्जी दोनों के बारे में। vary with quantum number, vary with principal quantum number n as। तो 4 चॉइस दिया है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सही। आप बनाना शुरू कर दिए, क्वेश्चन समझ गए तरीका। तो इस बार रेडियस और एनर्जी दोनों पूछ रहा है। ये चॉइस में दिया है radius of nth orbit proportional to n and energy of nth orbit is proportional to n। दोनों n के प्रोपोर्शन में होगा। दूसरा चॉइस दिया है radius of nth orbit is proportional to n square and energy of nth orbit proportional to 1 by n square। थर्ड वाला चॉइस दिया है कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट n and energy is proportional to n। फोर्थ वाला चॉइस दिया है रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट n and energy is proportional to 1 by। जरा बनाइए तो जल्दी से तरीका से। तो पहला सवाल तो ऐसा ही बनाए थे, स्क्वायर आर स्क्वायर दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें रेडियस प्रोपोर्शनल टू रूट n आ गया था हमारा। इसी थर्ड या फोर्थ में से आंसर होगा। अब खाली एनर्जी का चेक करना है। तो मेथड वही होगा, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है आपका कि हाफ के आर स्क्वायर, तो फोर्स जो हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर, तो हाफ के बाहर हो जाएगा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो। अब ये फोर्स हो गया 2 कट गया माइनस के आर, माइनस साइन बता रहा है कि आर के अपोजिट मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। अब बोर्स थ्योरी अगर हम लोग लगाए इसमें कि एनर्जी कांस्टेंट करें, बोर्स थ्योरी लगाएं और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज करें, वीएन वेलोसिटी से मूव कर रहा है आरएन रेडियस में, और यही फोर्स जो है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एम वी एन स्क्वायर बाय आर एन हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और यही प्रोवाइड कर रहा है के आर एन।
माइनस बता रहा है सेंटर की तरफ लग, तो kn, तो इससे हमारा जो है vn स्क्वायर इक्वल टू k बाय m इंटू आर एन स्क्वायर आ गया। तो vn बराबर रूट k बाय m इंटू आर एन हो गया। एक इक्वेशन हमारा आ गया है। अब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन बोले तो एंगुलर मोमेंटम के लिए nh बाई 2 पाई इक्वल टू mvr, ये फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट mvn rn इक्वल टू nh बाई 2 पाई लगाते हैं, इससे v और rn में रिश्ता आता है। rn निकालना है आपको, तो वो ऐसा होना चाहिए। अब वो वेलोसिटी इसमें डाल देंगे, तो nh बाई 2 पाई m, अब vn डाल दिए तो रूट k बाय m इंटू आर एन हो गया इधर की तरफ, है ना। ये पूरा का पूरा v का वैल्यू लाके यहाँ पटक दिए, तो फाइनली आर एन हमारा कितना आ गया, आर एन प्रोपोर्शनल टू आर एन स्क्वायर हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू रूट एन हो जाएगा। आर एन हो गया आर एन स्क्वायर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई रूट एम के हो गया, 2 पाई रूट एम के हो गया, ये रूट से कट जाएगा, रूट एम के हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे हम लोगों से प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा था आर प्रोपोर्शनल टू रूट एन, तो आर प्रोपोर्शनल टू रूट एन दो चॉइस दिया हुआ। अब एनर्जी निकालना है, एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों निकाल के टोटल जुड़ना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ही ऊपर में, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी गिवन था क्वेश्चन, एनएस ऑर्बिट के लिए बोले तो आर एन डाल देंगे इसमें। काइनेटिक एनर्जी एनएस ऑर्बिट का बोलेंगे तो के इक्वल टू हाफ एम वी एन स्क्वायर, और वी एन यहाँ पे हम लोग निकाले हुए थे, आर के टर्म में ही वी एन निकालते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आर के टर्म में दिया हुआ, ये वाला वैल्यू डाल देते हैं। तो हाफ एम वी एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ से के आर एन स्क्वायर, एम एम कट जाएगा, के आर एन स्क्वायर ही आ जाएगा, बराबर आ गया। तो टोटल एनर्जी हो गया पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये डाल दिए, ये वी एन स्क्वायर डायरेक्ट एम वी एन स्क्वायर डाल दिए के आर एन स्क्वायर बाई 2, तो ये जोड़ दिए तो के आर एन स्क्वायर आ गया। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू तब क्या हो गया आर एन स्क्वायर, और एन का क्या वैल्यू था, रूट एन के प्रोपोर्शन था आर, तो आर एन स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया, डालना चाहते तो एन एच बाई 2 पाई, तो रूट के एक ऊपर बच जाएगा, आर एन स्क्वायर यहाँ से लाके डाल देते हैं, ये वाला, ये आर एन था ना, आर एन स्क्वायर इतना आया था हम लोग, हाँ आर एन स्क्वायर डाल दीजिए, तो के एच एन डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट एम के, ऐसा हो गया। ये सब तो कांस्टेंट फैक्टर सब है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एन आ गया हम लोग, तो यहां से एन एच ऑर्बिट का जो एनर्जी हो गया वो प्रोपोर्शनल टू एन आ गया। तो इसमें 1 बाय एन दिया था, इसमें एन दिया, तो थर्ड नंबर आंसर सही है। तो दोनों चॉइस इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड चॉइस होगी। एनर्जी आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शन था, तो फोर्स आर के प्रोपोर्शन में आ गया, और तब वेलोसिटी जो है हमारा रेडियस जो है रूट एन के प्रोपोर्शन में हो, एनर्जी एन के प्रोपोर्शन में हो। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आया? तब आगे बढ़ेंगे हम, एक ही तरह का 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इस तरह क्वेश्चन मार्केट में चल रहा है अभी, मतलब एग्जाम में जाइएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन दर्शन हो, आप तरीका समझ गए। तो बना सकते हैं, बाकी केमिस्ट्री का जितना क्वेश्चन आप बनाए थे वो बनाइए, उसके अलावे हम यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरा कोलिजन वाला क्वेश्चन देखिए, a neutron moving with a speed v, moving with a speed v, न्यूट्रॉन v स्पीड से मूव कर रहा है इन ग्राउंड स्टेट, नहीं मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन,
मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन, मतलब आमने सामने की टक्कर, हेड ऑन कोलिजन with the hydrogen atom in ground state, with the hydrogen atom in ground state kept at rest, ground state kept at rest, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम था, उसमें एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराए, रेस्ट में मान लिया हाइड्रोजन एटम था ग्राउंड स्टेट में, कह रहा फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, कम से कम कितना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए न्यूट्रॉन का, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, minimum kinetic energy of the neutron for which inelastic ब्रैकेट में completely और partially, complete inelastic collision हो या partial inelastic collision में take place, collision में take place, और साथ में कह रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों का मास सेम ले लीजिए, ऐसा बोल रहा है 1.67 10 to the power -27। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, रफ डायग्राम हम लोग बनाते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग रफ डायग्राम एक बनाते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लिए हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हाइड्रोजन एटम, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में था, इधर से ये न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन v0 स्पीड से आ रहा है और ये रेस्ट में है। अब बोल रहा है कि इनइलास्टिक मानिए कोलिजन को, परफेक्टली इनइलास्टिक, या तो क्या होता है इसमें एटॉमिक कोलिजन में इनइलास्टिक मतलब क्या होता है? तो देखिए ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में था, तो वो उसके लिए उसको दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस है उतना एनर्जी कम से कम चाहिए, है ना, तो या उससे ज्यादा एनर्जी दीजिएगा तो जितना एनर्जी चाहिए वो रह गया, और टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करेगा, हाइड्रोजन एटम का भी कुछ वेलोसिटी होगा, तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी रह जाएगा, लेकिन लेवल चेंज करने के लिए, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए कम से कम दोनों के एनर्जी के डिफरेंस का एनर्जी चाहिए। इसमें जो स्पीड आया उसके अलावा एक्साइट करने वाला एनर्जी अलग होगा, स्पीड वाला एनर्जी अलग होगा। हम लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद न्यूट्रॉन का जो है ये भी रिकॉइल करेगा, यही काइनेटिक एनर्जी खाली इसी के पास है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। इस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा इसमें रह गया, v1 हो गया वेलोसिटी, और कुछ हिस्सा हाइड्रोजन एटम में चला गया, v2 हो गया वेलोसिटी, और साथ में कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए एक्स्ट्रा, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी जोड़ दें तो इससे कम हुआ ये काइनेटिक एनर्जी, और बाकी जो एनर्जी इसमें ज्यादा है वो इसको एक्साइट करा करके मान लिया फर्स्ट ऑर्बिट से, मतलब n=1 से n=2 में पहुंचा दे, मिनिमम के लिए बात करें, और ज्यादा एनर्जी होगा तो 1 से 3 में भी जा सकता है जंप करके इलेक्ट्रॉन, तो ये हम लोग मान लेते हैं। अब लिनियर मोमेंटम कोलिजन में तो लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा लगता है, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा लगाइए, नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए न्यूक्लियर कोलिजन में एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा लगाएंगे। तो अप्लाई LMC अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, LMC मतलब लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को शॉर्टकट में हम LMC बोले। इनिशियल मोमेंटम इसका और इसका, तो मास इसका मान लेते हैं न्यूट्रॉन का m है, हाइड्रोजन का भी सेम बोला है, तो मास सेम हो गया, mv0 हो गया
मोमेंटम न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन रेस्ट में था तो 0, इसका वेलोसिटी हो गया mv1 और इसका वेलोसिटी हो गया v2, तो मोमेंटम हो गया mv2, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। तो v0 इक्वल टू v1 प्लस v2 एक इक्वेशन बन गया। अगर इसको स्क्वायरिंग कर लें दोनों साइड तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इक्वल टू v स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान के रख लेते। अब जरा सा देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइएगा तो कोलिजन इनइलास्टिक बोला है, इनइलास्टिक बोला है, तो कुछ एनर्जी लॉस होगा तो वो एनर्जी एक्साइट करने में खर्चा होगा। इसका एनर्जी टोटल जोड़ दिए और ये एनर्जी बराबर नहीं है, इस एनर्जी से ये दोनों एनर्जी कम है, तो बाकी जो एनर्जी होगा एक्साइट करने में खर्चा होगा। सिंस कोलिजन इज इनइलास्टिक, is inelastic. So some part of initial kinetic energy is used to excite the electron of hydrogen atom. एक्साइट करने में काम आएगा। लेट इट बी डेल्टा ई, इसको मान लेते हैं डेल्टा ई, मान लिए इस एनर्जी को जो एक्साइट करने में काम आएगा, उसको एक्साइट करने में काम आएगा, उसको डेल्टा ई मान लिए। क्या मान लिए? डेल्टा ई। तो अब यहाँ का जो है एनर्जी कितना होगा? हाफ एम बी नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी वन स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी टू स्क्वायर, अब प्लस कुछ एनर्जी जो एक्साइट करने में खर्चा हुआ। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है एनर्जी तो इलास्टिक कोलिजन बोल देते। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल होता है इलास्टिक कोलिजन में। तो कुछ एनर्जी जो डिफरेंस हुआ वो एक्साइट करने में खर्चा होगा। तो यहाँ से m/2 2/m से मल्टीप्लाई कर दें, कट जाएगा, 2/m से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे में, तो mm कट गया, 2 2 कट गया, v0 स्क्वायर बचा, वहां v1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ v2 स्क्वायर बचेगा और वहां 2 डेल्टा ई बाय m बचेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, तो 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, v0 था तो इसका v0 है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, इसका v0 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये बराबर ये हो जाएगा। दोनों v0 स्क्वायर बाएं साइड का इक्वल है तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग देख सकते हैं कि एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी था वो कितना आएगा, तो 2v1 v2 के बराबर। हम लोग माने थे टक्कर के बाद दोनों का वेलोसिटी न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन का v1 v2, तो 1 और 2 को कंपेयर करें या v0 स्क्वायर ले जाके यहाँ रख दीजिए, सब कट कट आ जाएगा। तो पुट 1 इन 2 या 2 इन 1, तो हम लोग देखेंगे 2 डेल्टा ई बाय एम इक्वल टू 2v1 v2 आ गया, ऐसा आ गया, तो 2 2 कट जाए, तो v1 v2 का वैल्यू जो हो गया आपका डेल्टा ई बाय एम होगा, यहाँ इतना होना चाहिए v1 v2 का वैल्यू। अब देखिए हम लोग को मिनिमम एनर्जी एक्साइट करने के लिए कितना चाहिए हाइड्रोजन एटम में, n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और कम से कम इसके जस्ट हायर लेवल में एक्साइट करने लायक एनर्जी चाहिए इतना डेल्टा ई, यही मिनिमम एनर्जी कहलाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, जेड 1 डाल दिए तो 13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हुआ, n बराबर 1 डालेंगे तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, n बराबर 2 डालेंगे यहाँ पे तो -3.4 हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो डेल्टा ई इसी दोनों का मिनिमम यही कला है, मिनिमम एनर्जी। अब अगर 2 नहीं बोल के थर्ड ऑर्बिट भेजिएगा तो और एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी इतना होना चाहिए कोलिजन होने के लिए कि ये इसके
एक्साइट करने के लायक होना चाहिए, डेल्टा ई मिनिमम इन दोनों का डिफरेंस का है जो कि 10.2 है। तो ये वाला डिफरेंस एनर्जी माइनस ये वाला एनर्जी करिएगा तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस वो कीजिएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट मिनिमम एनर्जी required to excite the electron in hydrogen atom is delta E minimum equal to हो जाता है हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है। ये होता है हम लोग को डेल्टा ई का वैल्यू एक्साइटेशन। अब हम लोग को ये जैसा देखें, इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिखे हम लोग V1 V2 में इक्वेशन था ही, अगर हम लोग V1 माइनस V2 निकालें का होल स्क्वायर निकालें तो ये कितना आएगा, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 V1 V2, ये V1 V2 का होल स्क्वायर हो जाए। अब V1 माइनस V2 रियल होना चाहिए। जब टकराया था न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन का कुछ वेलोसिटी हुआ, हाइड्रोजन का कुछ वेलोसिटी हुआ, रियल नंबर था तो उसका डिफरेंस भी रियल होना चाहिए। तो फॉर V1 माइनस V2 टू बी रियल, तो V1 माइनस V2 रूट इतना हो जाए, इसको रूट में डाल देते हैं हम लोग। अब V1 V2 निकाल के रखें आप यहाँ से, वो डाल दीजिए। तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा ई बाई एम आई, ऐसा। तो V1 माइनस V2 टू बी रियल, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, तो V0 स्क्वायर था ये, माइनस 4 डेल्टा ई बाई एम था। V1 प्लस V2 पहले ही क्वेश्चन में V0 बोलते थे, ऐसा है। तो V1 माइनस V2 रियल करने के लिए ये वाला चीज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का रूट रियल आएगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो रूट इसका लेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा। फॉर V1 माइनस टू बी रियल, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। V0 स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा ई बाई एम मस्ट बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे पता चलता है कि V0 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डेल्टा ई बाई एम होना चाहिए। मतलब V0 इक्वल टू रूट डेल्टा ई बाई एम होना चाहिए। तो ये न्यूट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो इससे बड़ा हो या मिनिमम इसके बराबर हो। तो मिनिमम अगर आप सिलेक्ट करेंगे V0 मिनिमम कितना होगा न्यूट्रॉन का वेलोसिटी, यही पूछ रहा था। तो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा 2 इंटू रूट डेल्टा ई बाई एम। ई का भी वैल्यू मिनिमम लेना पड़ेगा, तब उसमें से ई का वैल्यू अलग अलग एक्साइटेशन के लिए अलग अलग है। ई का वैल्यू डेल्टा ई का वैल्यू मिनिमम लेंगे तब ये V0 सबसे कम है। तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पूछा था। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन को हाफ एम बी स्क्वायर बोलते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इसका स्क्वायर कीजिएगा, V0 मिनिमम का स्क्वायर, V0 मिनिमम का स्क्वायर, तो डाल दिए V0 का वैल्यू मिनिमम कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो गया डेल्टा ई मिनिमम बाय एम, एम कट गया, 2i ट्वाइस ऑफ डेल्टा ई मिनिमम एनर्जी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। इतना काइनेटिक एनर्जी कम से कम होना चाहिए, तब इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। तो एग्जैक्ट जो गैप का डिफरेंस है मिनिमम, उसका ट्वाइस। तो ये मिनिमम डिफरेंस होता है 10.2, ये हम लोग निकाल के रखे थे शुरू में, और उसमें डाल देंगे तो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी न्यूट्रॉन का होना चाहिए। तब टकराने के बाद न्यूट्रॉन का कुछ वेलोसिटी V1, हाइड्रोजन का वेलोसिटी V2 रियल रहेगा, और साथ में जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से लेके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो दिस मच मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह आज के बाद याद रख सकते हैं।
है ना, हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम मान लें, तो एक्साइट करने के लिए ट्वाइस ऑफ डेल्टा ई मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब ये हो गया 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं 20.4 इलेक्ट्रॉन मिनिमम है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। समझ में आया ये कहानी पूरा? और एक आध क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। इसी तरह का और क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। समझ पाया जी? नहीं समझा तो कहा नहीं समझा पूछो। समझ गया तो यस को मौके लिखो तो मिटाएंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कोलिजन। तो लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाए थे तो इनइलास्टिक कोलिजन था, तो कुछ एनर्जी जो एक्साइट के लिए यूज हुआ था उसको डेल्टा ई बोले हैं, उसको अपने मर्जी से मान करके जोड़े हैं इसमें, तब जाके ये कंजर्व हुआ है। नहीं तो इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो डिफरेंस हुआ वो एनर्जी हीट एनर्जी साउंड एनर्जी में नहीं जाएगा, वो एनर्जी यूज होगा एक्साइट करने में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को। तो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी होगा हमारा जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम, इसलिए डेल्टा ई मिनिमम यूज किया। एक और क्वेश्चन देखिए इसी तरह का, कोलिजन टाइप का क्वेश्चन, तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा, है ना। कोलिजन टाइप का एक आध क्वेश्चन और देखिए तो आइडिया मिलेगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले साल पूछा था, उसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फोटोन, कह रहा है एक फोटोन है और वो कोलाइड कर रहा है। अब फोटोन कोलाइड्स, न्यूट्रॉन दिए थे उधर, यहाँ फोटोन दिए। फोटोन कोलाइड्स with a stationary hydrogen atom, with a stationary hydrogen atom. Photon collides with a stationary hydrogen atom in ground state inelastically. In ground state inelastically. Inelastically. अब पूछ रहा है एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग फोटोन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ द colliding photon is 10.2 electron volt, 10.2 electron volt। अब कह रहा है आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ, कुछ समय के बाद, आफ्टर ए टाइम इंटरवल, एक फोटोन से कोलाइड कर दिया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया था, टाइम इंटरवल ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोसेकेंड, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोसेकेंड। ये कॉमन सेंस से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोसेकेंड, बहुत कम टाइम हुआ, माइक्रोसेकेंड 10⁻⁻⁶ सेकेंड। Another photon collides with the same hydrogen atom. Another photon मतलब तुरंत तुरंत कोलिजन हो गया। Another photon, एक सेकंड का भी टाइम नहीं दिया, माइक्रो सेकंड में। एक सेकंड का 10⁻⁶ होता है 10 लाख, एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा में दूसरा फोटोन से फिर बम्बार्डमेंट करा दिया। अब टाइम इंटरवल ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो सेकंड, अनदर फोटोन collides with the same hydrogen atom, collides with the same hydrogen atom, सेम हाइड्रोजन एटम से कोलाइजन किया। तो इनइलास्टिकली
with an energy of 15 electron volt. इस बार भी inelastic collision हुआ with an energy of 15 electron volt. इस बार 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब कह रहा है व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द डिटेक्टर, व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द डिटेक्टर। तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, 4 चॉइस से पता चलेगा। कह रहा कि 2 फोटोन निकलेगा, डिटेक्टर के पास जाके फोटोन टकराएगा, 2 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा कोलिजन के बाद? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 2 फोटोन निकलेगा, ये बोल। दूसरा कह रहा है 2 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, 2 photons of energy 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तीसरा कह रहा है कि 1 photon of energy 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 photon of energy 10.2 electron volt and an electron of energy 1.4 इलेक्ट्रॉन। चौथा कह रहा है 1 photon of energy 10.2 electron volt and another photon of energy, another photon निकलेगा of energy 1.4 इलेक्ट्रॉन। ये अब जो कोलिजन कराते हैं, क्या आंसर होगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन था, फोटोन एनर्जी का सोर्स है, एच न्यू एनर्जी होता है। फोटोन के बारे में आप जानते हैं, उसका रेस्ट मास 0 होता है फोटोन का। फोटोन जब किसी मटेरियल बॉडी से टकराएगा तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं करते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। एक फोटोन से दूसरा फोटोन फिर उधर पैदा हो सकता है, नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट बी कंजर्व, बट एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, ये सब लगाते हैं। तो फोटोन का एनर्जी जो है, एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू बोलते हैं, उसी को एच सी बाई लेमडा बोलते हैं। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एच बाई लेमडा को पी बोलते हैं, इसलिए इसको पी सी भी बोलते हैं। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन को एनर्जी बाय सी बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन को एनर्जी बाय सी बोलते हैं, है ना। मोमेंटम ऑफ फोटोन को एनर्जी बाय सी भी बोलते हैं। ये सब फोटोन के बारे में आप जान रहे हैं। तो फोटोन एनर्जी का स्रोत है, तो वो एनर्जी जब जाएगा हाइड्रोजन एटम से टकराएगा, कोलिजन फोटोन के साथ हो रहा है, तो तभी वो एब्जॉर्ब करता है जब उसका एग्जैक्ट जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, एग्जैक्टली उतना एनर्जी वाला फोटोन दीजिएगा, तो वो फोटोन जो है एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को भेज देता है हायर ऑर्बिट में, है ना। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, कुछ माइक्रो सेकेंड के बाद छोड़ दीजिएगा, तो फिर डी एक्साइट होकर के आ जाता है ओरिजिनल लेवल में। होता क्या है कि फोटोन से जो कोलिजन कराइएगा, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो बोल रहा था कि भाई इसके पास एनर्जी, फोटोन के पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है, अब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कराने के लिए हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी फोटोन से मिल गया इसको, फोटोन जाके टकराया, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग करके चला जाएगा हायर ऑर्बिट में, और फिर 10.-6 माइक्रो सेकेंड दीजिएगा टाइम, तो फिर वहां से डी एक्साइट हो। तो यहाँ से फिर जब ये लौटेगा डी एक्साइट होके इस पे, जब ये जंप करेगा दोबारा ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है मिनिमम एनर्जी वाले लेवल में स्टेबिलिटी के लिए, तो इससे रेडिएशन निकलेगा। तो फिर जो रेडिएशन निकलेगा एच न्यू, उसी एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का निकलेगा फोटोन।
तो ये फोटोन निकलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एक फोटोन तो निकलेगा, ये तय हो गया। तो जैसे ही एक फोटोन से हम बॉम्बार्डमेंट कराए उसमें, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस है, N1 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम में। तो उतना एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और थोड़ा टाइम दिए इतना माइक्रोसेकेंड, तो वो फिर से डी एक्साइट होकर स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। तो जब आएगा तो एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी डिफरेंस दोनों का 10.2 हो गया, उतना ही एनर्जी का फोटोन निकलेगा, एक फोटोन निकलेगा, तय हो गया। अब जो दूसरा कोलिजन की बात कर रहा है, सेकेंड वाले कोलिजन की बात जो कर रहा है, तो उसको देखिए उसमें कितना एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे इसमें हम लोग 10.2 नहीं दे करके 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देते, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर ये नहीं है एनर्जी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ये एनर्जी नहीं है, तो वो एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फोटोन डायरेक्टली जो है अपना चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाए। तो जितना एग्जैक्ट डिफरेंस है उतना ही एनर्जी एक्सेप्ट करता है, तब वो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गया। और एग्जैक्ट इसके वैल्यू के बराबर नहीं दिए तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा फोटोन, और वो जो है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में नहीं जाए, फोटोन के केस में हम बता रहे हैं। तो लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर के इंफिनिटी ऑर्बिट तक में बाहर करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए आपको, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसको बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है कितना चाहिए आपको फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले जाने के लिए, तो इनफाइनाइट ऑर्बिट का एनर्जी 0 बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हाइड्रोजन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इनफिनाइट ऑर्बिट में बाहर करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। यहाँ कितना एनर्जी दूसरे कोलिजन में सप्लाई किया है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। अगर परफेक्ट ग्लांसिंग कोलिजन का मतलब, कोलिजन परफेक्ट ग्लांसिंग का मतलब साइड से टकरा गया, आपके साइड से बाइक टकरा गया तब वो कम चोट लग गया, एकदम आमने सामने टक्कर होगा तो जबरदस्त होगा। अब अगर जो है हायर, अगर ये कोलिजन पूरा परफेक्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर के यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर के बाहर भाग सकता है, तो ये एटम आयनाइज हो जाएगा। तो बाहर भगाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था हम लोग को इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, इन्फिनिटी माइनस E1 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी। अब 15 में से 13.6 घटा दे तो ये बच गया 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी कहाँ जाएगा, ये तो एक ऑर्बिट से नॉकआउट करने के लिए इतना एनर्जी का जरूरत पड़ा। अब इलेक्ट्रॉन का मास है तो उसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसमें रहेगा ये एनर्जी, ये एज ए काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा। तो ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरूरत पड़ा है इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद हम लोग को 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो क्या हम लोग बोलेंगे एक फोटोन निकल जाएगा, डी एक्साइट कर रहा था तो उससे फोटोन निकला, एंड उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, और 1.4 रिमेनिंग एनर्जी से नॉकआउट कराने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत था, रिमेनिंग एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा। तो थर्ड चॉइस हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आया कहानी, यस और नो? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, यहाँ से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाहर चला जाए, यस। एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी के साथ। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और कोलिजन वाला। ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोलिजन वाला कैसे सॉल्व करेंगे। कोलिजन वाला फिजिक्स वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा है ना, इसलिए मोमेंटम एनर्जी सब इसमें हम लोग इन करवा रहे हैं। तो हम लोग फिजिक्स वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो कोलिजन वाला, अ फोटोन ऑफ एनर्जी, एक फोटोन है उसका एनर्जी दिया हुआ है, कैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे वो सब सीख जाएगा इस क्वेश्चन से। 5.4852
5.4852 electron volt liberates an electron from the lithium atom initially at rest. From the lithium atom initially at rest. लिथियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इतना एनर्जी देने के बाद. द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन निकला, क्वेश्चन में ही पिछले क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, सब चीज में लिखा हुआ है. द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स moves at right angles to the direction, right angle to the direction in which photon moves. ओरिजिनल डायरेक्शन जो फोटोन था उससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन निकल के गया. ये क्वेश्चन में कह रहा है किससे निकाला? लिथियम एटम से. जैसे बंदूक से गोली निकल जाता है तो गोली अलग डायरेक्शन में जाता है, बंदूक अलग डायरेक्शन में जाता है. या बंदूक की तरह समझ लो तुम लिथियम, और उसमें से गोली की तरह समझ लो इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में गया, लिथियम अलग डायरेक्शन में जाएगा, है ना. बंदूक से गोली निकलता है तो बंदूक जो है अलग डायरेक्शन में और गोली अलग डायरेक्शन में जाता है. बॉम्ब ब्लास्ट होता है, दो टुकड़ा हुआ तो एक टुकड़ा अलग डायरेक्शन में, दूसरा अलग डायरेक्शन में जाता है. तो उसमें से लिथियम में बम्बार्डमेंट कराए, कुछ एनर्जी दिए फोटोन से, तो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया. तो मास थोड़ा कम हुआ तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, अलग डायरेक्शन में भागेगा बचा हुआ लिथियम आयन अलग डायरेक्शन में भागेगा. इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है कि जिधर से फोटोन आ रहा था उसके परपेंडिकुलरली भागा. तो इसके अलावा दिया फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन इन विच द लिथियम आयन मूव. वही पूछ रहा है, स्पीड एंड डायरेक्शन, कितने वेलोसिटी से लिथियम भागेगा. जैसे बंदूक से गोली निकल गया, गोली के बारे में तुमको बता दिया, बंदूक के बारे में पूछ रहा है. स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच द लिथियम आयन विल मूव. लिथियम आयन विल मूव. फोटो क्वेश्चन में दिया हुआ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम एटम दिया हुआ है हम लोग को 5.3918. पोटेंशियल है तो ये वोल्ट में दिया हुआ है. एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम दिया हुआ है. तो लिथियम जितना लिया था काम करने के लिए वो दिया हुआ है 6.94 ग्राम. इतना ग्राम लिथियम लिया था. एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है 6.02 into 10⁻23 पर मोल. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करना है 9.1 into 10⁻³ के. चलो इस क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है. तो फिजिक्स वाला क्वेश्चन हो गया पूरा. तो इस तरह का क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास चैप्टर में भी दिया रहता है. जो मैकेनिक्स पढ़ता है तुम 11th का, सेंटर ऑफ मास में भी दिया रहता है. तो चलो कैसे बनाएगा जरा देखो. तो फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम लिखने तुमको आना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन करेगा. तो फोटोन टकरा रहा है किसी भी एटम से, तो हम बताए थे एनर्जी कंजर्व करेगा, मोमेंटम कंजर्व करेगा. इसी दोनों कंसेप्ट से तुम्हारा सवाल बन जाएगा. एक रफ डायग्राम बना देते हैं. ये फोटोन हो गया, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. कौन है? फोटोन. उसका एनर्जी h न्यू होता है. एक फोटोन था, 5 फोटोन होता था 5h न्यू. एक फोटोन दिया, अब फोटोन ऑफ एनर्जी बोल रहा है. इसका एनर्जी दिया है 5.4852 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है. जूल में करना है तो ई से मल्टीप्लाई कर देगा 1.6. तो इसका मोमेंटम कितना होता है फोटोन का? मोमेंटम को पी से लिखते हैं, तभी बताए थे E/c को बोलते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन.
जितना एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसी को मोमेंटम ऑफ फोटोन बोलते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट को मोमेंटम ऑफ फोटोन बोलते हैं। इसको याद रखें, E बाई सी। क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलता था तुम H बाई पी, ये मोमेंटम हुआ वेव का, और ये वेवलेंथ हुआ, और एनर्जी को बोलता था एच सी बाई लेमडा। तो एच बाई लेमडा, यहाँ पे लेमडा इधर ले आए, पी उधर ले जाए, एच बाई लेमडा को पी बोल सकते हैं। E इक्वल टू पी सी हो गया, तो P इक्वल टू E बाई सी हो गया। तो ये फोटोन का है। अब यहाँ पे लिथियम रेस्ट कर रहा था, एटम था लिथियम, इससे आके उतना एनर्जी दिए, ये रेस्ट में था, है ना। तो कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन भाग गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मान लेते ये एक्स वाई एक्सिस बना दिए, तो ऐसे आ रहा था फोटोन एक्स एक्सिस की तरफ, उसके परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे कहीं भी बना सकता है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और उसका वेलोसिटी इधर दे देते हैं स्मॉल v, इतने वेलोसिटी से भागा, और लिथियम कोई इस डायरेक्शन में भागे, लिथियम आयनाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो लिथियम आयन इधर की तरफ भागा, उसका वेलोसिटी लिख दिया कैपिटल V। कितने एंगल पे भागा? थीटा एंगल पे। ऐसा लेना पड़ेगा कि मोमेंटम कंजर्व हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भाग रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर था नहीं, एक्स डायरेक्शन में माने थे फोटोन, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है, इसका भी मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैंसिल होना चाहिए। इसलिए लिथियम का मोमेंटम का एक कंपोनेंट इधर आना चाहिए जो इसके मोमेंटम को कैंसिल करेगा, इसलिए इस एंगल पे बनाए। और इसका एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम था, तो इसका एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आएगा, तो एक्स में भी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, वाई में भी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, इसलिए तस्वीर ऐसा बना दी। ये मान लिया आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, दिस इज जस्ट, अब ये दिया हुआ था 90 डिग्री पे जा रहा है, अब वो हम लोग मान लिए थीटा एंगल पे लिथियम भागा, ये मान लिए, है ना। लेट लिथियम रिकॉइल्स with an angle theta from the horizontal after the collision of photon with lithium atom। अब इसका जो है हम लोगों को दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है लिथियम का, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, जो ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, तो पोटेंशियल ईवी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो 5.3918 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ईवी हो गया। तो ये ई से मल्टीप्लाई करके इसको जूल में कन्वर्ट, उसको भी ई से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। इसको इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो या ई इंटू इतना जूल बोलेंगे। तो चलिए अब सब डाटा लिखा गया है, और मास भी यहीं पे लिख देते हैं। इसका मास जो लिथियम का लिया था, एक एटम नहीं है, पूरा इतना अमाउंट लिया था, उसका एक एटम का मास हमको निकालना होगा। तो टोटल मास जो ये रखा हुआ था, वो टोटल मास था हमारा 6.94 ग्राम, है ना, वो है एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इतना होता है, टोटल मास नहीं, एटॉमिक मास दिया हुआ 6.94 ग्राम लिथियम। एटॉमिक मास हम लोग को पता है, एक एटम का मास हम लोग निकाल। चलिए अब ये डाटा सारा नोट हो गया है, अब क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन था उसको अब जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को मिटा दी, सब इस फोटो में लिख दिए, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का जरूरत अब नहीं है, सारा कहानी यहाँ पे नोट हो गया। अब इजी वे में आप देखिए, अभी क्वेश्चन समझे हम लोग, सोल्यूशन नहीं किए। कह रहा है इतने एनर्जी का फोटोन जा रहा है, ये रेस्ट में था, लिथियम टकराया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया परपेंडिकुलरली, लिथियम भागा इधर उड़ गया, यहाँ से मारे, यहाँ टक्कर हुआ तो ये उड़ा उधर, ये उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, कुछ पार्ट उसका अंदर का दांत झड़ के निकल गया बाहर। कार जाके आदमी से टकराया, आदमी का दांत उड़ा इधर, आदमी उड़ा इधर, ऐसा सोच सकता है तुम फिजिकल में, मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फोटोन कोलाइड किया लिथियम एटम से, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर और लिथियम भागा उधर। तो अब हम लोग अप्लाई, हर कोलिजन में एलएमसी लगाएंगे, अप्लाई एलएमसी, अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन।
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को शॉर्टकट में LMC लिख देते हैं, इसको लिम्का मत बोलना, LMC है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एक्स डायरेक्शन में अलग लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में अलग लगाएंगे। अब आराम से लिख देते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आंख से देखिए और लिखिए। तो फोटोन का कितना मोमेंटम है, जितना एनर्जी है डिवाइडेड बाय सी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आराम से लिख रहे हैं, आप देख लीजिए और बार बार एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो इसी तरह से बनाएंगे। लिथियम रेस्ट में है, उसका कोई एनर्जी नहीं, मोमेंटम कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी नहीं था। तो फोटोन का मोमेंटम प्लस लिथियम का मोमेंटम शुरुआती हो गया। बाद में एक्स डायरेक्शन में देखिए, ये मास ऑफ लिथियम अगर एम मान लेते हैं, MLI मास ऑफ लिथियम, अब वेलोसिटी भी, मोमेंटम इधर की तरफ है लिथियम का, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो इसका जितना मोमेंटम हुआ लिथियम का, और उसका कॉस थीटा इधर आ जाएगा, इनटू कॉस थीटा कर देंगे, इधर कंपोनेंट हो जाएगा उसका इनटू कॉस थीटा। तो मास ऑफ लिथियम इनटू वेलोसिटी ऑफ लिथियम को भी माने हैं, इनटू कॉस थीटा हो जाए। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री पे गया है। तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कॉस 90 हो जाए इधर, तो उसका 0 हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं, ये लिथियम आयन का मोमेंटम है इधर, ऐसा है। यही हो गया इक्वेशन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना दिया हुआ था हम लोगों को। अब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं शुरुआत वाली कंडीशन से। जब ये जो है साथ में एक काम, ये इसमें वैल्यू डालने के लिए अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है किसी चीज का, तो इसमें हम लोग वैल्यू डाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, 5.4852 इंटू ई को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 10⁻19, ये जूल में है, और 3 इंटू 10⁻8 से डिवाइड करेंगे तो मोमेंटम का एनर्जी यूनिट आ जाएगा, ऐसा यूनिट। मास ऑफ एक एटम ऑफ लिथियम है, तो वन एटम जो है ना आयनाइज किया है, वन एटम इज आयनाइज्ड, वन एटम आयनाइज हुआ है, तो एक एटम का मास निकालना होगा। तो ये तो पूरा पूरा एटॉमिक मास था 6.94, तो 6.94 यहाँ नहीं डालेंगे, एक एटम का मास डालेंगे। तो 6.94 ग्राम में 6.1 मोल होगा एटम लिथियम का। तो एक एटम का मास कितना होगा, तो उसमें 6.94 ग्राम को पहले 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, केजी हो गया, ये पूरा एक मोल केजी का हुआ। तो 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिए, तो एक एटम का होगा, है ना। हालांकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था उसमें से, आयनाइज हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करते हैं, वन एटम मास हो गया, वन एटम मास हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है इसलिए इग्नोर कर दिया। और v कितना वेलोसिटी से गया तो पता नहीं, तो v cos थीटा यहाँ से हम लोग को निकल जाए, इसका कंपोनेंट इधर है, v cos थीटा यहाँ से सॉल्व करेंगे निकल जाए। तो सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड v cos थीटा। तो जल्दी से आपसे उम्मीद करेंगे इसको सॉल्व करके फटाफट मेरे को निकाल के बता दिए v cos थीटा कितना होगा। तो दिस इंप्लाइज v cos थीटा इक्वल टू, वो जो मल्टीप्लाई किया गया 5.4852 और इंटू 1.6 इंटू 6.02 और डिवाइडेड बाय इसमें हो जाएगा 6.94 इंटू 3, ये सब आ गया इधर इंटू 10⁻³ अब पावर को एक जगह कर लेते हैं, 23 था और उधर 19 चला गया इसमें से 23 में, तो 4 बच गया उधर पावर, ये -3 इधर आएगा, यहाँ 5 बचेगा, ऊपर में जब +4 नीचे था 5, ऊपर जाए तो -1, मतलब डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, जोड़ जाड़ के 10 बचेगा, पावर का हेरा फेरी किया। ये देख लीजिए पावर का, ये 19 को नीचे ले आई, 18 18 26 एक 27 हो गया इधर पावर, इसको भी नीचे ले आई 26 हो गया पावर, इधर पावर 27 इधर 26 कट जाए, एक 10 नीचे बचेगा तो वही 10 बच गया। तो v cos थीटा इतना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट, कितना आएगा जरा बता दीजिए मेरे को, v cos थीटा ये कितना आया, उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जितना है। अब कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो फील्ड छोड़ के भागेंगे नहीं, इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, है ना।
ये सब खाली मीठा मीठा रसगुल्ला मिलते जाए ऐसे नहीं होगा। चलिए एक इक्वेशन हमारा बन गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए थे। अब v sin थीटा लगा निकालने के लिए y डायरेक्शन में हमको LMC लगाना होगा। तो y डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं यहाँ से 0.253 प्राची सिन्हा बोल रही है, बाकी लोग निकाल के देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो कितना हो, कंफर्म कोई और स्टूडेंट कर दो तो हो जाए। तो जरा देखो यहाँ पे दूसरा चीज तब तक हम कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करते रहो, दूसरा काम कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जब ये टकराया है फोटोन लिथियम से 0.253 श्रुति परमाणिक बोल दिया, तो ठीक है, वैल्यू सही निकला। चलो तब दूसरा देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, उसके आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिथियम से फोटोन टकराया। अब इसके पहले जो हम लोग निकाले थे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए थे, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे फोटोन का, और हाइड्रोजन एटम के लिए 13.5 चाहिए था आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसके अलावे जो बचा था 1.4 से काइनेटिक एनर्जी मिला था उसको, तो वही यहाँ पे करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, तो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो भागेगा, जितना एनर्जी फोटोन का है, अब उसको जितना आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जितना आयनाइजेशन एनर्जी है लिथियम का वो घटा देंगे, एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन में। तो ये दिया हुआ था हमको यहाँ पे, इसी में डाल करके v निकल जाएगा हमारा तुरंत। ये कितना दिया हुआ था, 5.4852 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, माइनस आयनाइजेशन इतना दिया था 5.3918, दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉमन ले लिए तो मल्टीप्लाई करते जूल में हो जाएगा, और इनटू ये वाला 2 उधर ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर कर देंगे 9.1 टू 10 पावर 31 माइनस 31 kg, v स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो v आ जाएगा। तो यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी क्वेश्चन में सब वैल्यू डाल दिए है ना, सब वैल्यू पुट कर दिए। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से सॉल्व करके बता दिए मेरे को कितना आता है। ये 2 से भी मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये वेलोसिटी कितना आया वो आप देख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना आया वेलोसिटी, वो यूज करना पड़ेगा बाद में, y डायरेक्शन में LMC लगाएंगे तो उसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप x डायरेक्शन में LMC लगा दिए, और ये यही वाला पहला स्टेप कर लीजिएगा, यही वाला आराम होगा। और ये दूसरा स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप में अब y डायरेक्शन में LMC लगाने वाले। जितने एनर्जी का फोटोन था और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी चाहिए, जो बचा वो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा। तो ये सॉल्व कर लिए दोनों डिफरेंस करके, बताइए कितना है। एक इक्वेशन वहां से बन जाएगा। अब लास्ट में इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो y डायरेक्शन में लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखिए तीसरा इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करके आप मेरे को बताइए कितना आ रहा है। थर्ड इक्वेशन देखिए, LMC इन वर्टिकल डायरेक्शन या y डायरेक्शन बोले थे हम लोग, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल माने थे, और ये y डायरेक्शन। तो फोटोन तो हम लोग लिए थे x डायरेक्शन में आता हुआ, तो y डायरेक्शन में उसका मोमेंटम 0 हो गया, फोटोन नो मोमेंटम। और लिथियम रेस्ट में ही था, तो लिथियम एटम भी रेस्ट में था, तो नो मोमेंटम। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भागा है,
इसका मोमेंटम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे था इसलिए माइनस लिख दिया। 1.78 10 पावर 7 1.78 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड बता रही है श्रुति प्रमाण। बाकी लोग चेक कर लीजिए सही है कि कोई भी एक स्टूडेंट का सेम आ जाएगा तो समझिए सही है। हाँ देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए फोटोन जो आ रहा था एक्स डायरेक्शन में आ रहा था, वाई में नहीं आ रहा था, तो उसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 और लिथियम रेस्ट में था मोमेंटम 0। अब जो है ये इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 90 डिग्री पे भाग रहा है, जिधर फोटोन रहा था उसके परपेंडिकुलर भाग रहा है। एक्स डायरेक्शन में फोटोन को माने तो वाई डायरेक्शन में भाग रहा है, नेगेटिव वाई में, तो माइनस लिख। अब इसका कंपोनेंट वाई की तरफ क्या आ जाएगा, तो वाई की तरफ पहले मोमेंटम लिखेंगे, वाई की तरफ मास ऑफ लिथियम इनटू वेलोसिटी ऑफ लिथियम। अब मोमेंटम का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर था इसलिए प्लस लिख दिया। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन से हो गया हमारा। एक और इक्वेशन प्राची का आया 1.78 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख रही है प्राची। तो देखो 10 पावर 7 होगा कि 5 होगा, देख लो, इधर 2 से भी मल्टीप्लाई करना। तो पावर तो हम लोग देख लेंगे यहाँ, 31 चला गया, उसमें से 11 के आसपास बचा। बारह बच्चे, तो ऊपर में 12 बच्चे, 10 पावर 6 उधर से आ रहा है। देख लो 5 हो रहा है कि 7 हो रहा है, देख लो 10 का हेरा फेरी है। 6 में जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दें 7 हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 5 हो जाएगा। देखो डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या। हाँ ये वाला इक्वेशन समझ गया एलएमसी। ये वाला इधर की तरफ था टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन, तो उसका नीचे, इसका कंपोनेंट इधर होगा ऐसे ऊपर, एम बी साइन थीटा ऊपर। अब वी तुम निकाल ही लिया है, वो भी यहाँ डाला जाएगा, मास इलेक्ट्रॉन जानता है, मास ऑफ लिथियम जानता है, वी साइन थीटा निकल जाएगा। तो वी कॉस थीटा पहले निकाल चुका है, वी साइन थीटा निकल जाएगा, तो वी कैपिटल वी लिथियम का वेलोसिटी निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। तो फाइनली यहां से हम लोग इसको उस साइड भेजते हैं, 10 टू द पावर 5 आ रहा है, चलिए मीटर पर सेकंड। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, उधर करते हैं, अब वी साइन थीटा निकाल देते हैं। तो वी साइन थीटा क्या हो गया, ये वाला उधर चला जाएगा तो प्लस एम ई वी हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ लिथियम, यही हुआ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं दिया हुआ था 9.1 10 पावर माइनस 31 kg। अब वेलोसिटी अभी निकाला है ये स्टूडेंट ने 1.78 इंटू 10 पावर 5 और डिवाइडेड बाय, एक एटम चाहिए लिथियम का मास, ये 1 एटम का मास चाहिए, है ना, पूरा 1 मोल का मास नहीं चाहिए। तो 1 एटम का मास मतलब उसका कितना दिया हुआ था, यही वाला 1 एटम का मास 6.94 इंटू 10 पावर माइनस 3 कर दिए केजी में हो गया, और मोल में जितने एटम थे उससे डिवाइड कर दिए, एक एटम का मास निकल गया, इतना केजी में आ गया मास ऑफ 1 एटम। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हम लोग का वी साइन थीटा निकल जाएगा। अब वी कॉस थीटा वी साइन थीटा निकल गया, तब तो सारा काम हो गया। उस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा निकल जाएगा, स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे तो वी निकल जाएगा। कैपिटल वी क्या था, लिथियम का वेलोसिटी। तो वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसको फाइनली सॉल्व करना है हम लोग को, आंसर आ गया है। यही 3 इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वाई डायरेक्शन में एलएमसी लगा दिए, ये फंडामेंटल था, कितना एनर्जी आया, कितना बाहर निकालने के लिए चाहिए, जो बचा काइनेटिक एनर्जी में। और वाई डायरेक्शन का लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, एक्स का लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। इतना ही कंसेप्ट लगाना है, सवाल बन जाए। यही कंसेप्ट बार बार लगा के क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जल्दी नोट कीजिए इसको, जरा देखिए टाइम हो चुका है। तो अब हम लोग फाइनल इसको टच दे दें, इसका कैलकुलेशन मेरे को करके बता दिए कितना आता है, अरेंज कर देते हैं। तो वी साइन थीटा हमारा आ गया है, वी साइन थीटा आ गया 9.1, एक जगह कर देते हैं, 9.1 में मल्टीप्लाई कीजिए 1.78 और ये 6.02 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 6.94 नीचे कर दीजिए, इतना का वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब बाकी सब चीज जो है अपना पावर है, तो 10 पावर माइनस 31 प्लस 5 हो जाएगा,
और ये वाला +23 जाके जुड़ जाएगा और वो 3 भी जाके जुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा पावर का कहानी। तो वो बता दीजिए मेरे को कितना आता है, वो पावर का कहानी होगा, तो बता दीजिए कितना आता है। ये वाला पार्ट खाली बता दीजिए कितना आता है, वो पावर हम जोड़ लेते हैं। 10 टू दी पावर 26 और 5 21 हो गया, तो पूरा कैंसिल ही हो गया, खत्म हो गया पावर, पावर तो खत्म हो गया। ये बताइए करीब करीब कितना आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, करीब 10 कुछ आ जाएगा, है ना। 1.7 है, 2 के आसपास है, 18 के आसपास, 16 18 के आसपास, 17 18 के आसपास कुछ आएगा। जब देखिए कितना आता है, 14.05 मीटर पर सेकेंड, और ये आया था कितना, 0.253 मीटर पर सेकेंड। अब v cos थीटा हम लोग को पता है कितना, 0.253 निकाले थे मीटर पर सेकेंड। जैसा कैलकुलेशन आप, अगर सही है आपका कैलकुलेशन, तो अब v और थीटा नहीं निकलेगा उससे, ये दोनों मालूम हो गया, तो v और थीटा निकलेगा। v माने थे लिथियम का वेलोसिटी, थीटा मतलब डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा निकालना पड़ता है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा निकालना पड़ता है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा निकालना पड़ता है। लिथियम का थीटा बोले थे ना हम लोग, ऐसे गया है लिथियम, तो डिवाइड कर देते हैं, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा v sin थीटा बाय v cos थीटा। तो v sin थीटा का वैल्यू है 14.05, अब वो है 0.25। कितना आ गया ये बताइए तो थोड़ा जल्दी से, और उसका इनवर्स ले लिए, कितना आया ये, 0.2 से करेंगे तो। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, v इक्वल टू अंडर रूट, दोनों का स्क्वायरिंग कर देते हैं, v sin थीटा का स्क्वायर, v cos थीटा का स्क्वायर, स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे तो v निकल जाएगा हमारा। तो ये 55.53, इसको डिवाइड करने के बाद आया, ये एंगल आया, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आया, 55.53। एंगल कितना आया, tan इनवर्स करके एंगल निकाल लीजिए कितना डिग्री आता है, 55.53। ठीक है, एंगल देख लीजिए कितना डिग्री होगा, अब इसमें डाल दियो, एकदम सही आंसर आया, v sin थीटा 14.05 का होल स्क्वायर, अब v cos थीटा 0.253 का होल स्क्वायर का रूट कर लेते हैं, ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाए। कितना आ गया ये, जल्दी करो, 196 के आसपास ये होगा, और 1/4 है ये, 1/16 हो जाएगा, 0.04 के आसपास, 0.06 कुछ कहेगा, तो उधर 14 पॉइंट ही कुछ आएगा। रूट लेने के बाद कितना आता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 55.53। अब ये कितना डिग्री आता है, रहने दीजिए, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दीजिए। ये बताइए कितना है, कितना है, एट्टी 88.86 डिग्री हुआ है, तो इसको लगभग लगभग 89 डिग्री बोल देते हैं, 89 डिग्री ही आंसर। ये कितना आया, स्क्वायरिंग एडिंग करके एकदम सही निकाले आप लोग, कैलकुलेट किए हैं, इसको भी कैलकुलेट कर दिए, स्क्वायरिंग करके एक जगह लिख दिए, इसको एक जगह लिख दिए, जोड़ दिए, 14.07 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यही हो गया लिथियम का। लिथियम इस डायरेक्शन में 89 डिग्री पे भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागा था 90 डिग्री पे, और लिथियम 89 डिग्री पे ऊपर भागेगा जमीन से, लिथियम 89 डिग्री पे ऊपर भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागा था 90 पे, और 14.07 मीटर पर सेकंड से भागेगा। उम्मीद करते हैं पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कैप्चर हो गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। यस, तो इसी तरीके से कोलिजन वाला क्वेश्चन बनता है।
नोट कर लीजिए, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। अगले क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सरे पढ़ेंगे।